नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, राधे राधे, सभी को प्रणाम और सभी को जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे और बहुत शानदार तरीके से आप अपने लक्ष्य पर निगाहें गड़ा कर बैठे होंगे, क्योंकि आपको लक्ष्य जभी मिलेगा जब उस लक्ष्य को पाने के लिए आप एकजुट होकर और दिन रात मेहनत करोगे। तो प्यारे दोस्त, जल्दी से आ जाइए, क्लास के साथ जुड़ जाइए। क्लास आप लोगों की शुरू हो गई है। सभी को जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चे मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं? एक बार बताइएगा आप लोग। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हो ये भी बता दीजिएगा। उसके बाद हम लोग इस क्लास को आगे लेकर चलते हैं और बात करते हैं हमारे टॉपिक की, जिसका नाम है मैटर। तो मैटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो आ जाइए भाई दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग कहानी शुरू कर रहे हैं मैटर से, है ना। और मैटर जिसको हम लोग कहते हैं पदार्थ। और पदार्थ में मैं आपको क्या पढ़ा रही थी? हम लोग पदार्थ में पढ़ रहे थे पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। तो मैं आपको पढ़ा रही थी पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, ठीक है। तो पदार्थ की कुछ अवस्थाएं होती हैं जिनमें हम लोग क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन को हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे हम लोग पदार्थ की जो फिजिकल स्टेट होती है इनमें चेंज कर सकते हैं, एक अवस्था को दूसरी अवस्था में कैसे बदल सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हम लोग बात कर रहे थे स्टेट्स ऑफ मैटर की जो चेंजेस हम लोग कर सकते हैं वो। तो आइए एक बार फिर से यहाँ से अपनी इस कहानी को शुरू करते हैं, ठीक है। तो इतना आपको याददाश्त वापस आ गई सभी बच्चों की कि पिछली क्लास में, परसों की क्लास में हम लोगों ने पदार्थ की अवस्थाओं को पढ़ना शुरू किया था कि पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं वो किस तरीके से चेंज हो सकती हैं। जैसे लिक्विड है तो उसको हम सॉलिड में चेंज कर सकते हैं, सॉलिड है तो उसको लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड है तो उसको गैस में चेंज कर सकते हैं, गैस है तो उसको लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। तो मतलब अवस्थाओं में परिवर्तित कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें मैंने आप लोगों को दो अवस्थाएं कराई थी। जैसे हम लोगों ने बात करी थी मेल्टिंग पॉइंट की, ठीक है। हम लोगों ने किसकी बात करी थी? मैंने आपको पढ़ाया था फ्रीजिंग पॉइंट। पहले हम लोगों ने बात करी थी किसकी दोस्त? फ्रीजिंग पॉइंट की। तो मैंने आपको बताया था कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गलन, आप लोगों का जमाव बिंदु या हिमांक बिंदु इसको कहा जाता है, ठीक है, हिमांक बिंदु। तो हिमांक बिंदु पे मैंने कहा था कि जब कभी भी हम किसी लिक्विड को लो टेम्परेचर पर रख देते हैं, किसी तरल को हम कम तापमान पर रख देते हैं, तो वो जिस बिंदु, जिस पॉइंट पर जाकर जम जाता है वही उसका है मेल्टिंग पॉइंट, वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, हिमांक बिंदु होता है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। फिर दूसरा मैंने आपको बताया था बॉइलिंग पॉइंट। इसके बारे में हमने भी पढ़ा था, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, कि भाई जो बॉइलिंग पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं उबाल बिंदु, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उबाल बिंदु, या कई बार क्वथनांक के नाम से भी इसको जान लिया जाता है, ठीक है। क्वथनांक भी कई बार हम लोग इसको कह देते हैं, उबाल बिंदु या क्वथनांक। अब देखो, ऐसा बिंदु जिस पर कोई चीज जो है, कोई लिक्विड है, वो उबलना शुरू कर दे, तो वो होता है उसका उबाल बिंदु। जैसे पानी की हमने बात करी थी, पानी कितने टेम्परेचर पर उबल जाता है? तो आप बताते हो, पानी जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। तो हमने बात करी थी कि वो पॉइंट जिस पर कोई लिक्विड उबलना शुरू कर दे, कोई लिक्विड जैसे कि वाटर होता है, पानी होता है, पानी जल होता है। तो पानी को जब हम गर्म करेंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जिस पर वो उबलने लगेगा। तो कितने डिग्री पर पानी उबलने लगता है? 100 डिग्री पर। अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं, अल्कोहल, तो दोस्तों अल्कोहल भी क्या होती है, जिसको हम शराब कह देते हैं, तो अल्कोहल भी लिक्विड है। इसको अगर हम लोग गर्म करें तो लगभग 78.37 डिग्री सेल्सियस पर जाकर ये क्या होगी, उबलना शुरू कर देगी। तो मतलब वो पॉइंट जिस पर कोई तरल उबलना शुरू कर देता है वो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। और वो पॉइंट जिस पर कोई पदार्थ फ्रीज करना शुरू कर देता है, जमना शुरू हो जाता है, वो होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आ गई बात? बताओ जल्दी से। तो ये आपको पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट से एक और पॉइंट आपको पूछा जाता है, मरकरी, यानी कि पारा। जो पारा होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो आप लोग बताते हो 356.73 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पर जो पारा है
वो प्यारे दोस्तों उबलना शुरू हो जाता है। तो पारे का भी मेल्टिंग पॉइंट आपको याद रखना है, यानी कि जो मरकरी होता है ये लिक्विड अवस्था में रहता है। जब इसको हम इतने टेम्परेचर पर ले जाएंगे तो ये क्या होता है, उबलना शुरू कर देता है। समझ में आ गई बात? तो ये पॉइंट्स आपको पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम चलेंगे अगले पॉइंट की तरफ, तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा जो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ला सकता है? दैट इज कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन आपको पूछा जाएगा। कंडेंसेशन से क्वेश्चन आते हैं भाई। संघनन, तो संघनन जो होता है ये भी एक ऐसी अवस्था है जिसके द्वारा, एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसी घटना है जिसके द्वारा हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। तो जो कंडेंसेशन होता है मैम, ये पदार्थ की किस अवस्था में परिवर्तन करता है तो पूछा जाता है। तो कंडेंसेशन में क्या होता है प्यारे दोस्तों कि जब कोई गैस किसमें परिवर्तित हो जाए, सोलिड में किसमें परिवर्तित हो जाए दोस्त, लिक्विड में परिवर्तित हो जाए, उसको कहा जाता है कंडेंसेशन। तो हम लोग लिखेंगे कि गैसों का तरल में परिवर्तित हो जाना। ठीक है, गैसों का ठंडा होने पर, या जब गैसें हैं वो किस में परिवर्तित हो जाती हैं, तरल में। तो गैसों का तरल में परिवर्तित हो जाना, तरल में परिवर्तित हो जाना, ये होता है क्या, परिवर्तित होना, ये होता है कंडेंसेशन। पेपर में पूछा जा सकता है कि कंडेंसेशन क्या होता है। तो आप लोग बताते हैं कि गैसेस चेंज इनटू, गैसेस किस में चेंज हो जाती हैं, चेंज इनटू लिक्विड। तो जब गैसें लिक्विड में चेंज हो जाती हैं इसको कहते हैं हम कंडेंसेशन। जब गैसें ठंडी होने पर तरल में बदल जाए, तो भाई मान लीजिए कोई गैस है और उसको हमने ठंडा कर दिया तो वो किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। यानी तरल में जब कोई गैस चेंज हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दोस्त कंडेंसेशन। ठीक है, संघनन। अब संघनन के आपको एग्जाम्पल पेपर में पूछे जाएंगे। पेपर में आता है, देखो सबसे पहले तो ये पूछ लेगा कि जब कोई गैस होती है वो किस में चेंज हो जाए बेटा, तरल में चेंज हो जाए, तो उसको क्या कहा जाता है, तो कहते हैं हम संघनन। या ऐसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना पदार्थ की गैसीय अवस्था को तरल अवस्था में बदल देती है, तो आप कहते हो ये हो जाता है आपका संघनन, यानी कि कंडेंसेशन। ठीक है ना, क्लियर। अब जब हम लोग बात करें यहाँ पर कि मैडम इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, तो बादलों का निर्माण बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके एग्जाम्पल, कंडेंसेशन के एग्जाम्पल हो सकते हैं क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है, क्लाउड्स फॉर्मेशन, जब बादल बनते हैं ना आसमान में, क्लाउड्स फॉर्मेशन। तो जब बादल बनते हैं तो बादलों में गैसेस बनती हैं और वही गैसेस फिर ठंडी होकर बारिश बन जाती हैं, और जब बादल घनघोर घटाएं छाती हैं तो वो क्या होती हैं, फिर बारिश के रूप में, पानी के रूप में जमीन पर गिरती हैं। तो बादलों में जो गैसें होती हैं वो ठंडी होकर पानी बन जाती हैं और पानी बनकर बारिश के रूप में नीचे गिरती हैं। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये होता है दोस्त कंडेंसेशन, है ना। चलो, तो ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है संघनन के लिए। अच्छा, और भी मैं बताऊं यहाँ पर, पहले लिख लो बादलों का निर्माण, पहले लिखेंगे बादलों का निर्माण। तो भाई बादलों का निर्माण तो होता ही होता है कंडेंसेशन से, पूछा जाता है, पूछा गया ही आपको, पीवाई क्यों है, मैंने लगा दिया यहाँ स्टार। एग्जाम्पल यहाँ से आते हैं, है ना, कि बादलों का निर्माण कौन सी घटना है, कंडेंसेशन। अगर आगे बात करते हैं तो ओस, आपने देखा है ओस पड़ती है ना, ओस का बनना, ओस का बनना। जब सुबह सुबह आप उठते हो तो आप देखते हो ना कि जो पेड़ पौधे होते हैं, घास होती है, उस पर पानी की बूंदें जमा हुआ होती है, तो वो होता है ड्यू, यानी कि ओश। तो प्यारे दोस्त ड्यू भी इसी का एग्जाम्पल है। अभी जैसे सर्दियां पड़ रही हैं तो सर्दियों में क्या हो रहा है, कोहरा बन रहा है, कोहरा, है ना, फोग बोलते हैं जिसको। तो कोहरे का निर्माण भी इसी घटना से होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो जाते हैं, कंडेंसेशन के। बात समझ में आ गई, बताओ जल्दी से, है ना मैम। अच्छा 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 जी, क्वेश्चन मार्क, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगा रखे हैं आईडी पे भैया, तो ये एक अनजान चेहरा है थैंक यू भाई, थैंक यू, है ना। अच्छा, प्रवत सिंह एक बार समझेंगे बेटा, कंडेंसेशन एक घटना होती है, इस घटना में क्या होता है कि गैस ठंडी होकर पानी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे अगर आप देखें बादल का निर्माण,
जब बादल बनते हैं तो पहले क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी, आपने देखा है ना कि जब भी बारिश होती है अधिकतर गर्मी होती है, तो गर्मी में गैसेस जो होती है एटमॉस्फेयर की वो बादलों में चली जाती हैं, और वो गैसेस फिर आपके वायुमंडल की सतह के कांटेक्ट में आकर ठंडी हो जाती हैं, और ठंडी होकर फिर वो क्या करती हैं, जल बन जाती हैं, और जल के रूप में फिर बारिश का निर्माण होता है। तो कभी भी पूछे कि बारिश बादलों का जो निर्माण होता है ये किसकी वजह से, कौन सी घटना होती है, तो कंडेंसेशन, है ना। ओस बनती है, सुबह सुबह आप देखते हो कि ओस जमा होती है घास पे, पेड़ पौधों पर, पत्तियों पर, ये भी इसी की वजह से होती है। और कोहरा भी सर्दियों में तुमने देखा, वो भी इसी की वजह से होता है। अब चलते हैं अगले फिनोमिना की तरफ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्लिमेशन। ठीक है, तो पदार्थ की चौथी ऐसी अवस्था जो परिवर्तन कर सकती है पदार्थ की अवस्था में, इसका नाम है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बहुत ज़्यादा पेपर में आया हुआ है। ठीक है, सब्लिमेशन आपको पूछा जाएगा पेपर में, सब्लिमेशन के बारे में। ठीक है, तो जो सब्लिमेशन होता है इससे भी क्वेश्चन आपको बनते हैं कि मैम सब्लिमेशन जो होगा ये किस तरीके से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। तो चलो भाई इसके बारे में भी पढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, सब्लिमेशन के बारे में भी अब हम लोग पढ़ेंगे, जिसको कहा जाता है क्या, ऊर्ध्वापातन। ठीक है, ऊर्ध्वापातन या ऊर्ध्वपातन के नाम से ये जानी जाती है सब्लिमेशन। अच्छा, ये कौन सी अवस्था है, तो ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इस पर मैं स्टार लगा रही हूँ। ठीक है, 2 स्टार, क्योंकि कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है सब्लिमेशन। अच्छा, सब्लिमेशन क्या होता है, एक ऐसी घटना जिसमें जो सॉलिड होता है वो सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो आप लोग बताओगे कि जब कोई ठोस, भाई ठोस तो आप लोग जानते हो ना, अभी बताऊंगी इसके एग्जाम्पल। जब कोई ठोस सीधे ही मतलब डायरेक्टली, ठीक है, ना तो उसको आपने गर्म करा ना उसको आपने ठंडा करा, जब कोई ठोस सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, गैसीय अवस्था में बदल जाता है, गैसीय अवस्था में बदल जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है उसी को कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, संघनन। तो बताओगे व्हेन अ सॉलिड, व्हेन अ सॉलिड डायरेक्टली, ठीक है, तो एक जब सॉलिड डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, डायरेक्टली चेंज्ड इनटू गैस। ठीक है, तो जब कोई सॉलिड सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए उसको कहते हैं सब्लिमेशन। मान लीजिए ये कोई सॉलिड है ना, ये कोई ठोस है, अब ये सीधे ही किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। तो जहां पर कोई ठोस आपको सीधे ही गैस में चेंज होता हुआ नजर आए उसको कहते हैं हम सब्लिमेशन। समझ में आ गई बात, हाँ बिल्कुल सही बात। अब देखो यहां पर, है ना, हाँ अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम लोग, अब इसके भी एग्जाम्पल आपको बहुत आते हैं, इसके एग्जाम्पल सबसे ज्यादा आते हैं पेपर में। ठीक है, ये ऐसी पदार्थ को चेंज करने वाली अवस्था है जहां से आपको बहुत सारे जो उदाहरण है पेपर में पूछे जाते हैं। इसके एग्जाम्पल सबसे ज्यादा आते हैं और सबसे इजी भी है, सबसे ज्यादा बार बच्चे इसको याद रख पाते हैं। तो चलो भाई इसके भी एग्जाम्पल की अब हम लोग बात करते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो जब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल हो जाता है कपूर, जो कि बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी रहे हैं। कपूर, बिल्कुल सही बात भाई, कंफर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कपूर। तो अब देखना, जब आप लोग नवरात्रे आते हैं, नवरात्रे आएंगे ना अभी अप्रैल में या मार्च के लास्ट में, तो नवरात्रों में हम कपूर जलाते हैं, कपूर लाते हैं पूजा के लिए, उसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी लगती है, जब पूजा में जलता है तो मज़ा आता है उसको फील करने में, कपूर की जो स्मेल होती है। अब जो कपूर है ना उसकी जो गोलियां हैं, जब तक वो पैकेट में रखी हुई हैं जब तक तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर आप उन्हें खुले एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ दोगे, कपूर का पैकेट खोला और वो गोलियां ऐसे ही खुली छोड़ दी आपने, तो देखोगे कुछ टाइम बाद वो कपूर की गोलियां छोटी होने लगेंगी, इतनी गोली थी वो इतनी होने लगेगी, छोटी छोटी होने लगेगी, और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कपूर ही गायब। तुम कहोगे कहाँ गया, तो मतलब कहाँ गया, एटमॉस्फेयर में गया, गैस बनकर उड़ गया, तुम्हें दिखा भी नहीं। तो जब कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है उसी को कहते हैं सब्लिमेशन। तो जब हम लोग कपूर, कई बार कपूर को जलाया भी जाता है ना, तो
तो जलाने पर भी वही काम होता है कि कपूर को तुम जलाओगे, उसमें आग लगेगी, और आग लगने पर वो किसी मतलब लिक्विड में या किसी ऐसे अवशेष में नहीं बदलेगा, वो सीधा आग लगने के साथ जलेगा और गैसेस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। आगे हम लोग बात करते हैं नैफ्थलीन की गोलियां। बिल्कुल सही बात, नैफ्थलीन की गोलियां बच्चे बता रहे हैं। ठीक है, नैफ्थलीन की गोलियां, ये वो भी यही काम करती हैं। अच्छा, नैफ्थलीन की गोलियां भी कपूर के जैसी ही दिखती हैं। ठीक है, तो नैफ्थलीन की जो बोल्स होती हैं, इनका भी आपको एग्जाम्पल आता है, नैफ्थलीन बोल। तो नैफ्थलीन्स बोल जो होती हैं, इनको हम कपड़ों में रखते हैं, कपड़ों को छोटे छोटे बैक्टीरिया या कीट पतंगों से बचाने के लिए। जैसे आपने अभी सर्दियां जाने वाली हैं, तो आप सर्दियों के सारे कपड़ों को पैक करके सूटकेस में या अपने बॉक्स वगैरह में रख दोगे, तो उनमें कपूर की गोलियां, नैफ्थलीन की गोलियां डाल दी जाती हैं, जिससे कपड़ों के अंदर बैक्टीरिया वगैरह का इन्फेक्शन नहीं होता और कपड़े फ्रेश बने रहते हैं। तो नैफ्थलीन की जो गोलियां होती हैं, ये देखो आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर आपको इमेज हो रही है, लेकिन मैं यहाँ दिखा देती हूँ। ये आपको दिखाई दे रही है, आपने देखा भी होगा इन लोगों को, ये पैकेट में आती हैं। और ये क्या करती हैं बेटा, ये आप लोग देखा होगा कि कपड़ों में इनको डाल दिया जाता है और कपड़े जो हैं इनकी सुगंध से फ्रेश बने रहते हैं। तो ये भी आप लोगों का किसका एग्जाम्पल हो जाता है, आप बताते हो सब्लिमेशन का। अब देखो सब्लिमेशन के ये सारे एग्जाम्पल हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये रही देखो नैफ्थलीन की बोल, ठीक है, मैथोबोल्स या नैफ्थलीन की बोल, ये सब आपको एग्जामिनेशन में की जाती है एग्जाम्पल के तौर पर। अब और भी एग्जाम्पल देखो, देखो यहाँ पे ड्राई आइस लिखा हुआ है, शुष्क बर्फ जिसको कहते हो, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है पेपर में कि जो शुष्क बर्फ होती है, ठीक है, जो शुष्क बर्फ होती है प्यारे दोस्त, ये शुष्क बर्फ जो है ये किसका एग्जाम्पल मानी जाती है। ठीक है, क्लियर? हाँ, नैफ्थलीन की गोलियां। ठीक, मेरा कमेंट नहीं आता है क्या उमेश? आपका कमेंट बिल्कुल मेरे पास तक पहुंच रहा है, मेरे पास तक बिल्कुल आपका कमेंट्स पहुंच रहा है। कुनेन भी कह देते हैं इनको, बिल्कुल, तो कुनेन की गोलियां भी होती हैं। ठीक है, ये बिल्कुल। तो देखो कॉम्फर मैंने आपको बताया अभी, कपूर इसी का एग्जाम्पल है, इस तरीके का होता है जो कपूर होता है। आयोडीन आप लोगों का पूछा गया है कि आयोडीन जो होता है ये भी किस प्रकार की घटना या पदार्थ की कौन सी अवस्था में परिवर्तन को दिखाएगा, तो आपने बताया ये भी सब्लिमेशन दिखाता है। ठीक है, ये भी क्या दिखाता है, सब्लिमेशन। मैंने वहाँ वो स्पेलिंग मिस कर दी क्या? हाँ, ये इसको सही कर लेना। तो ये भी क्या दिखाता है दोस्त, सब्लिमेशन दिखाता है। ठीक है, तो ये भी आपको सब्लिमेशन का फिनोमिना ही दिखा रहा होता है, ये जो कपूर होता है। अब आगे की तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ कुछ और एग्जाम्पल आपको पूछे जाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया नैफ्थलीन या मैथोबोल जिनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मॉथबोल्स या नैफ्थलीन की गोलियां हैं, ये भी आपकी होती हैं किसके अंदर, नैफ्थलीन की गोलियां, सब्लिमेशन। देखो कई बार हम जब वॉशरूम में जाते हैं, तो वॉशरूम के अंदर जो सिंक एरिया होता है जिसमें हाथ धोते हैं, उसके छेद में जो होल होता है निकलने के लिए पानी, वहां पर भी ये गोलियां डली हुई होती हैं। तो ये बैक्टीरिया वगैरह को भी किल करने का काम करते हैं, जीवाणुरोधी। कई बार आपने देखा है स्नो, बर्फ, बर्फ भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, सब्लिमेशन, बर्फ पिघल जाता है। लेकिन बर्फ तो बेसिकली ऐसी वाली बर्फ नहीं जो हम फ्रिज में जमाते हैं, वो नहीं, ऐसी वाली बर्फ जो एटमॉस्फेयर में, जो पहाड़ी इलाकों पर पड़ती है, जो एकदम ड्राई होती है, शुष्क शुष्क बर्फ होती है, वो गीली नहीं होती वो बर्फ, वो गीली यानी पिघलने पर उसका पानी नहीं बनता। तो कुछ ऐसी भी बर्फ होती है जो एकदम ड्राई होती है, तो वो भी क्या हो जाती है, सब्लिमेट हो जाती है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ आपको दिख रहे हैं कि फायर एक्सटेंशन, यानी कि आग बुझाने वाले जो सिलेंडर होते हैं, जो आग बुझाने के अंदर सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं, ये भी क्या करते हैं, सब्लिमेशन की क्रिया करते हैं। क्लियर? जो आप लोग गैस देखते हो ना, फुसफुस गैस, तो इनमें कुछ मात्रा में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो जो कई बार क्या करती है, एक मतलब आपने देखा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो ड्राई आइस होती है, इसको ही, शुष्क बर्फ को ही हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड CO2 के नाम से भी जानते हैं। तो ये वही आपके आग बुझाने वाले सिलेंडरों में भरी हुई होती है। परफ्यूम्स वगैरह भी हो सकते हैं, है ना, आपने देखा कि ये तो मैं बता ही चुकी हूँ, मैथबोल्स जो होती हैं, और ये इस तरीके से सारी चीज़ें आप लोगों को एग्जाम्पल होती हैं किसके, आप बताते हो सब्लिमेशन के। अच्छा, यहाँ से सबसे ज़्यादा आप लोगों को जो एग्जाम्पल पूछा जाता है
एक तो मैंने आपको बता दिया कपूर पूछा जाता है, नैफ्थलीन की गोलियां पूछा जाता है। तीसरा यहाँ पर जो एग्जाम्पल होगा वो आपको बहुत ज़्यादा आता है, जिसको मैंने अभी बताया कि ड्राई आइस जो होती है, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, शुष्क बर्फ ये भी बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, ड्राई आइस कहते हैं जिसको। और ये ड्राई आइस किसको कहा जाता है? सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं ड्राई आइस, सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए तुमने, आजकल का ट्रेंड चल रहा है ना, शादी ब्याहों में क्या होता है कि जब दुल्हन की एंट्री होती है प्यारे दोस्त, तो दुल्हन ऐसे जब अपनी रैंप पर चलती है दूल्हे की तरफ को माला लेकर, तो घड़ों में से धुआं निकलता है भैया, बड़ा बड़ा, ऐसा लगता है कोहरा छा गया है, धुआं निकलता है। तो उन मटकों में वो क्या करते हैं, वो सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही रखते हैं। तो जब उसको जलाया जाता है तो वो धुएं की फॉर्म में क्या होती है, फोग बनाती है, धुआं बनाती है, वही होती है सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्लियर है ना? है ना? समझ में आ गई? क्लियर? तो आगे बढ़ जाए, है ना? तो अब यहाँ पर क्या समझ नहीं आ रहा है मुझे ये बता दीजिए। एक दो बच्चे हैं जिनका मैसेज आ रहा है कि मैम समझ नहीं आ रहा, तो भैया ये सीधी सीधी आपके डेली लाइफ के एग्जाम्पल हैं कि जब किसी सॉलिड को आप डायरेक्टली गैस में बढ़ता हुआ देखें तो वो सब्लिमेशन होता है, और सब्लिमेशन की जो क्रिया होती है ये इनके अंदर होती है। कपूर सीधा गैस में चेंज होता है, सॉलिड होता है गैस में चेंज होगा। नैफ्थलीन की गोलियां सीधी गैस में चेंज हो जाती हैं। शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, जिसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ये डायरेक्टली चेंज हो जाती है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड पूछ लिया जाता है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड भी यही काम करता है बेटा, ये भी सब्लिमेट हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड जो होता है। तो ये सब एग्जाम्पल आपको सब्लिमेशन के पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, आगे बढ़े, है ना? क्लियर? चलो अब चलते हैं आगे की तरफ और अगले फिनोमिना की ओर बढ़ते हैं। नंबर 5 पर कौन सा फिनोमिना है जो आपको पेपर के अंदर पूछा जाएगा? चलो बताती हूँ। नंबर 5 पर जब अगर हम लोग बात करते हैं तो पदार्थ की अवस्था में चेंज कर सकता है डेपोजिशन। ठीक है, ये हो जाता है डेपोजिशन। डेपोजिशन जिसको कहते हैं निक्षेप, है ना, निक्षेपण जिसको हम लोग कहते हैं, निक्षेपण की जो क्रिया होती है ये आपको पूछ ली जाती है, डेपोजिशन, निक्षेपण। अच्छा ये क्या होता है निक्षेपण? कौन बच्चा बताएगा निक्षेपण क्या होता है? जल्दी से बताओ, निक्षेपण में क्या होता है? ये उल्टा होता है। सब्लिमेशन में क्या हो रहा था कि कोई सॉलिड डायरेक्टली किस में चेंज हो रहा था? गैस में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है डेपोजिशन के अंदर? तो ये जो डेपोजिशन होता है इसमें कोई गैस सीधे सॉलिड में चेंज हो जाती है। डेपोजिशन की घटना में क्या होगा? कोई गैस सीधे सॉलिड में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो उल्टा हो रहा है ये किसका? सब्लिमेशन का। पूछा जा सकता है आपको पेपर में। कोई भी गैस है वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाती है? ठोस में चेंज हो जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो हम लोग सब्लिमेशन की बात करते हैं इसमें क्या हो रहा था? सॉलिड गैस में चेंज हो रहा था, सॉलिड गैस में चेंज हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? देखो इसका जस्ट उल्टा हो रहा है। इसका जस्ट रिवाइज कर रहा है ये कि भाई गैस जो है वो किस में चेंज हो रही है? गैस चेंज हो जा रही है आप लोगों के लिक्विड के अंदर। तो डेपोजिशन में आपको ये चीजें पेपर में पूछी जाएंगी। अब इसमें क्या होगा? तो सीधा सीधा लिख लेते हैं कि जब कोई गैस, जब कोई गैस, जब कोई गैस सीधे इसमें चेंज हो जाती है? ठोस में, सीधे ठोस में, ठोस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, परिवर्तित हो जाती है, इसको कहा जाता है डेपोजिशन। क्लियर? तो ये डेफिनेशन दे सकता है आपको पेपर में। तो बताएंगे व्हेन अ गैस, गैस, ठीक है, चेंज डायरेक्टली, चेंज्ड डायरेक्टली इनटू सॉलिड, भाई इसी को कहा जाता है डेपोजिशन, निक्षेपण। समझ में आ गई बात? तो जब कोई गैस सीधे किस में परिवर्तित हो जाए? ठोस में। अब इसके भी एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो आइए भाई इसके एग्जाम्पल की अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं मैडम? तो इसके एग्जाम्पल की जब हम लोग बात करते हैं इसमें आते हैं, सबसे पहले आप बताते हो ओले। ओले देखिए, तो ओले पढ़ते हैं, है ना, गाना तो सुना होगा, ओले 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 ओले,
हेल स्ट्रोम कहते हैं जिनको, ओले। ठीक है, देखे हैं बारिश होती है कई बार ओले पड़ते हैं, पटर पटर पटर, कितने मोटे मोटे भी होते हैं कई बार तो ओले, तो जो गाड़ी के शीशे और फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। ओले इसी के अंदर आते हैं बेटा। ये पूछा जाएगा कि जो ओले हैं वो किस घटना के द्वारा बनते हैं, या ओलों का बनना किस प्रकार का परिवर्तन दिखाता है। तो आप बताते हो ये डेपोजिशन हो जाता है, निक्षेपण जिसको कहते हैं। ओले बन गए प्यारे दोस्त। और आपको आपने ठंडों में अभी देखा होगा, अब तो खैर उतनी ठंड नहीं पड़ती, लेकिन पहले गांव में पाला पड़ता था, पाला, है ना, फ्रोस्ट, पाला पड़ता था बेटा। तो पाले पे आपने देखा है भुरभुरी सी जो परत होती है ना, भुरभुरी सी परत क्या होती थी, जैसे जो भी घास है उसके ऊपर जमी हुई होती थी, कोई भी बाहर कोई भी चीज़ पड़ी हुई है उसके ऊपर जमी हुई होती थी, पाला हम लोग देखते थे। तो ये होता है सारे के सारे निक्षेपण के एग्जाम्पल। तो बेटा निक्षेपण में क्या होता है कि जब गैसेज होती हैं वो सॉलिड में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर? बताओ जल्दी से, किसी भी प्यारे दोस्त को कोई दिक्कत है ना? ये पूछा जाएगा। ओले पड़ते क्यों हैं? ओले इसलिए पड़ते हैं कि जब जो गैसेस होती हैं बादलों के पास, ठीक है, वो वायुमंडल की ठंडी पट्टियों के कांटेक्ट में आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी पट्टियों के कांटेक्ट में, तो गैसेस जम जाती हैं, और जमने के बाद वो क्या होती हैं, सॉलिड बन जाती हैं, ओले बन जाती हैं। तो ये होता है इसका कारण। चलते हैं आगे की तरफ। अगला जो फिनोमिना है वो भी आप लोगों को एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं विआयनीकरण की, यानी कि आप लोगों से कभी भी पूछा जाए कि जो छठी अवस्था है जिसको कहते हैं डीआयोनाइजेशन, डीआयोनाइजेशन, इसको कहा जाता है विआयनीकरण, विआयनीकरण। ठीक है, चलो, ये क्या होता है विआयनीकरण, डीआयोनाइजेशन? तो एक ऐसी अवस्था जिसमें आपने पढ़ा था ना, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं थी, 5, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। तो बेटा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था, ये 5 अवस्थाएं थी। तो जब प्लाज्मा अवस्था गैसीय अवस्था में चेंज हो जाती है उसको कहते हैं डीआयोनाइजेशन, यानी विआयनीकरण। तो आप लोग बताओगे कि जब पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है ना, चौथी अवस्था जिसको कहते हैं प्लाज्मा, पढ़ा था ना, चौथी अवस्था प्लाज्मा गैसीय अवस्था में चेंज हो जाती है, गैसीय अवस्था में बदल जाती है, गैसीय अवस्था में बदल जाती है। तो भाई इसी को कहा जाता है डीआयोनाइजेशन। ठीक है, क्लियर? चलो तो लिख लो इसको। व्हेन, हम लोग बताएंगे व्हेन फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा इज चेंज्ड इनटू, चेंज्ड इनटू गैस। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो जो पदार्थ की चौथी अवस्था थी प्लाज्मा, प्यारे दोस्तों, ये प्लाज्मा अवस्था क्या थी? अच्छा मुझे एक बात बताओ सारे दोस्त, ये प्लाज्मा कैसी अवस्था थी, फटाफट से बताओ। ये प्लाज्मा ऐसी अवस्था थी जो कि जब हम गैसों को बहुत ज्यादा गर्म करते थे, है ना, गैसों को बहुत ज्यादा गर्म करने पर गैसें क्या हो जाती थी, अपने आयनों में टूट जाती थी। गैसों पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाते थे, अपने आयनों में टूटती थी गैसें, तो उस अवस्था को कहते थे प्लाज्मा अवस्था। जैसे सूरज में चमक है प्लाज्मा की वजह से, तारे चमकते हैं प्लाज्मा की वजह से, है ना, फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट चमकती हैं प्लाज्मा की वजह से, सब मैंने आपको बताया पिछली क्लास में। तो जब आपकी प्लाज्मा अवस्था थोड़ी सी ठंडी हो जाए, मतलब ये तो बहुत ज्यादा गर्म हो रही है, गैसों को बहुत ज्यादा गर्म कर रहे हैं, तब गैसें आयनित हो रही हैं, है ना, अब क्या कर रहे हैं हम उसको विआयनित कर दे रहे हैं, डीआयोनाइज्ड कर दे रहे हैं, मतलब उनसे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को हटा दे रहे हैं, गर्म नहीं कर रहे, नॉर्मल गैसों में छोड़, नॉर्मल अवस्था में छोड़ रहे हैं, तो ये प्लाज्मा रिटर्न हो जाती है फिर गैसीय अवस्था में। तो ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है इस तरीके से कि जब प्लाज्मा अवस्था को हम वापस गैसीय अवस्था में कन्वर्ट करते हैं तो ये कौन सी घटना है, ये कौन सा फिनोमिना है? तो आप लोग बताते हो इस घटना को कहते हैं विआयनीकरण, यानी डीआयोनाइजेशन। बात समझ में आ गई या नहीं, बताओ जल्दी बताओ। घर के अंदर की नमी ज्यादा होने पर खिड़कियों पर धुंधलापन क्यों छा जाता है? बेटा ये भी आप लोगों का
एक पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के कारण है, और ये होता है वाष्पीकरण के कारण, अभी बताऊंगी। ठीक है, वाष्पीकरण, इसको अभी पढ़ेंगे। वेपोराइजेशन, इवेपोराइजेशन के बारे में अभी पढ़ेंगे, तो अभी इसके बाद कराऊंगी। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आ गया। तो इतना याद रखना कि प्लाज्मा अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। तो जब प्लाज्मा अवस्था को थोड़ा ठंडा कर दिया जाए, थोड़ा, ये तो बहुत ही ज्यादा गर्म है अभी, जैसे सूरज आग का गोला है, तो थोड़ा अगर उसको ठंडा कर दें, थोड़े कम टेम्परेचर पर ले आए, तो वो वापस से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि गैसों को गर्म करने पर बनी है ये अवस्था, और वापस से जब इस अवस्था को थोड़ा ठंडा कर दें तो वो गैस में आ जाती है। तो ये होता है आपका डीआयोनाइजेशन। ठीक है, चलो, ये भी आपको पूछा जाएगा पेपर में। इसके एग्जाम्पल्स तो नहीं आएंगे, बट ये आपको पूछा जाएगा। 7वें नंबर पर बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन, तो भाई डीआयोनाइजेशन के विपरीत एक और क्रिया होती है आयोनाइजेशन, जिसको कहते हैं आयनीकरण। अच्छा, आयनीकरण में क्या होगा, जल्दी बताओ। आयनीकरण के अंदर क्या होगा? आयोनाइजेशन भी आपको पूछा जा सकता है पेपर में। आयनीकरण में क्या होगा? देखो, अभी मैंने आपको क्या कहा कि जब हम लोग वी आयनी, वी का मतलब नहीं, आयनीकरण मतलब आयन को हटा रहे हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से उनको हटा रहे हैं, तो उसको कहते हैं वी आयनीकरण। अब मैंने क्या कहा कि अब आ जाते हैं आयनीकरण पर। आयनीकरण मतलब अब वापस से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लगाओ, वापस से आपको क्या करना है? आयनित कर देना है गैसों को, गर्म कर देना है गैसों को। तो प्यारे दोस्त, यहाँ पर क्या होगा कि जब हम लोग गैस को गर्म कर देते हैं, तो गैस कौन सी अवस्था में चली जाएगी? प्लाज्मा अवस्था में। ठीक है, तो ये हो जाती है कि जब गैस को हम लोग क्या कर देते हैं? आयनित, गर्म कर देंगे, तो गैस से कौन सी अवस्था बन जाएगी? प्लाज्मा। तो आपको ये पूछा जा सकता है, दोनों ही तरीके की चीजें मैंने बता दी हैं, कि जब प्लाज्मा से गैस बने तो डीआयोनाइजेशन, विआयनीकरण होगा, और जब गैस से प्लाज्मा बने तो इसको हम आयोनाइजेशन कहेंगे, आयनीकरण कहेंगे। बात समझ में आ गई या नहीं, बताओ। मैम, टेक्निकल केमिस्ट्री से आर्मी जीडी की क्लास बिल्कुल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जीडी वाले हैं, अगर वो टेक्निकल की कर रहे हैं तो उससे यहाँ की भी कवर हो जाएगी, लेकिन यहाँ की से टेक्निकल की कवर नहीं होगी। ठीक है ना? अब बताओ, समझ में आई चीजें? सिद्धार्थ, अभिषेक और दूसरे बच्चे, बता, फटाफट से बताओ, दिमाग में रख के चल रहे हो ना चीजों को, है ना? ठीक। चलो भाई, आ जाओ, आगे चलते हैं। भाई नोट्स बनाओ, बिल्कुल बनाओ। 8वीं अवस्था की तरफ चल रहे हैं। 8वीं अवस्था, वाष्पीकरण, जैसे एक बच्चे ने अभी डाउट किया था, वाष्पीकरण, है ना? तो वाष्पीकरण के बारे में अब हम बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? एवापोरेशन। एवापोरेशन के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। एवापोरेशन, जिसको कहते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? यहाँ से 2-4 बातें आपको पढ़नी है। देखो, 2 चीजें होती हैं, समझना। मेरे पास एक बर्तन है, मैंने उस बर्तन में पानी ले लिया, समझना इस चीज को, है ना? अब बर्तन में मैंने जब पानी ले लिया, उस बर्तन को मैंने गैस पे रख दिया, है ना? अब पानी धीरे धीरे गर्म होगा। जैसे ही पानी गर्म होगा, ठीक है, तो उसके जो नीचे के पार्टिकल हैं वो ऊपर आएंगे, है ना? यानी पानी की जो सरफेस है वो गर्म होगी। बर्तन में पानी है, वो ऊपर की तरफ जो पानी है वो क्या होगा? वो धीरे धीरे क्या होगा, मतलब पानी जो है वो धीरे धीरे हीट होगा। तो उसकी पानी की जो सरफेस है, वहाँ से क्या निकलेगी थोड़े बच्चों? वहाँ से होगी, वहाँ से गैस, हल्की हल्की गैस, वहाँ से हल्का हल्का पानी क्या होगा? वाष्पित, वाष्प के रूप में थोड़ी सी वेपर निकलनी शुरू होगी वहाँ पर। तो कभी भी आपको पेपर में पूछा जाए तो वाष्पीकरण क्या होता है? जब कभी भी हम किसी लिक्विड को क्या कर देते हैं? गरम। कोई भी लिक्विड जब हम उसको गरम करते हैं, है ना, हीट करते हैं, किसी भी लिक्विड को जब आप हीट करोगे तो वो गैसियस फॉर्म में चला जाता है ना? कोई भी तरल जब आप उसको गरम करते हैं तो वो कौन सी किस में चला जाता है? गैस में चला जाता है। इसको कहते हैं हम लोग वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या होता है? जब लिक्विड को गर्म करेंगे तो 2 चीजें होती हैं, एक तो लिक्विड गर्म होगा, और एक अवस्था ऐसी आएगी जिसमें लिक्विड उबलना शुरू होगा। तो जब लिक्विड गर्म हो रहा है तब उसकी सरफेस से, जैसे मैं यहाँ पर एक बर्तन बना दूं, ठीक है, जैसे मैं आपको समझाऊं,
अगर हम एक लिक्विड को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, इधर की साइड देखो भाई, ये एक बर्नर है, इस बर्नर पर ये गैस है, एक बर्नर है, और इस बर्नर पर हमने क्या करा, एक बर्तन को रख दिया इस तरीके से। इस बर्तन के अंदर क्या है, पानी। इस बर्तन में क्या है दोस्त, पानी है। ये पानी गर्म हो रहा है ना। अब ये पानी जब गर्म हो रहा है तो इस पानी के साथ दो चीजें होंगी। दो चीजें क्या होंगी मैडम, दो चीजें ये होंगी इस पानी के साथ कि ये पानी जो है जब ये हल्का गर्म होगा तो हल्का गर्म होने पर इसकी ये जो सरफेस है, जिसको मैं आप लोगों को रेड कलर से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, इस पानी की ये जो सरफेस है बेटा, इस सरफेस से क्या होगा, हल्की हल्की वाष्प निकलेगी। ऐसे पानी वेपर के रूप में हल्का हल्का सा निकलेगा, यानी यहाँ पर वाष्प निकलनी शुरू, ठीक है, यानी कि क्या होगा, वेपर के रूप में पानी यहाँ पर निकलेगा। ठीक है, ये क्या है, ये लिक्विड है, ये पानी है। तो जब हम पानी को हीट करते हैं, जब हम पानी को क्या करते हैं, किसी भी तरल को हीट करते हैं, तो उसकी सरफेस से पानी जो है वो वाष्प के रूप में उठना शुरू होता है, वाष्प निकलनी शुरू होती है। इसी क्रिया को कहते हैं वेपराइजेशन, यानी कि वाष्प बनना, वाष्पीकरण। अब एक और घटना होगी इस पानी के साथ। जब मैंने इस पानी को, फिर भी पानी को रखा गैस पर, ठीक है, इस तरीके से, और बर्तन लिया, और बर्तन में जो पानी है वो उबल रहा है अभी भी प्यारे दोस्त, मतलब इस पानी को मैंने अभी भी नहीं हटाया, ये पानी उबलना शुरू कर देगा। अब ये पानी क्या करना शुरू कर देगा, अब ये पानी उबलना शुरू कर देगा, बिल्कुल। तो भाई अब इस पानी ने क्या करा, बहुत ज़्यादा हीट हो गया ये पानी। यहाँ पर हल्का गर्म हुआ था, है ना, यहाँ पर हल्का गर्म हुआ था तो वेपर उसकी सरफेस से बनकर उठ रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अब इस पानी को मैंने रखा रहने दिया, अब ये उबलने लगा। अब उबलने लगा तो इस पानी से जो वेपर है वो ज़्यादा मात्रा में अब आपको दिखने लगी, ज़्यादा मात्रा में आपको यहाँ पर वाष्प दिखने लगी। तो वाष्प यहाँ पर भी बनी, है ना, वाष्प यहाँ पर भी बनी, वेपर यहाँ पर भी बनी आप लोगों की, और ये लिक्विड है, पानी है। तो यहाँ पर कैसे वेपर बनी, यहाँ पर आपने पानी को उबाला, यहाँ पर ये जो तरल है वो उबल रहा है बेटा, यहाँ पर ये तरल बॉईल कर रहा है। मान लीजिए ये पानी है, इस पानी को बॉईल करने के लिए मुझे इसे कितने टेम्परेचर पर उबालना पड़ेगा, बताओ मुझे इसे कितने टेम्परेचर पर उबालना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि मैम इसको उबालना पड़ेगा आपको 100 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, पानी को मैं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालूंगी, तब जाकर ये बॉईल होगा, और बॉईल होने पर अधिक इसमें वाष्पीकरण की क्रिया होगी, अधिक वेपर बनेगी। तो ये जो वाष्पीकरण होता है ना, ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है। अगर कोई पानी या कोई तरल अपने बॉइलिंग पॉइंट पर उबलने शुरू हो जाए तो फिर उसका वो क्या कहलाता है, वो उसका क्वथनांक होगा, फिर उसका वो बॉइलिंग पॉइंट बन जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उबाल बिंदु कहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो वाष्पीकरण की क्रिया है, यहाँ पर इस लिक्विड को हमने उसके उबाल बिंदु से नीचे, ठीक है, जो उबाल बिंदु है उससे नीचे हमने इसको गर्म किया है। उबाल बिंदु जो होगा इसका, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम टेम्परेचर पर ही जब ये वाष्प निकाल रहा है तो उसको कहते हैं वाष्पीकरण। तो ये आपको पूछा जाता है कि वाष्पीकरण की क्रिया कब होती है, तो बिलो टू बॉइलिंग पॉइंट, ये उबाल बिंदु से नीचे होती है। मतलब अभी पानी यहाँ पर 100 डिग्री पर नहीं पहुंचा, लेकिन उससे उसकी सरफेस से जो वाष्प निकल रही है, यानी कि पहला पॉइंट तो ये हो गया कि वाष्पीकरण की क्रिया उबाल बिंदु के नीचे होती है। दूसरा, यह तरल की सतह से होती है। यहाँ पर क्या होगा, ये वेपोरेशन की क्रिया कहाँ होती है, तरल की सतह द्वारा होती है। तो यहाँ पर सतह सरफेस से करेगा, सतह द्वारा होती है, ठीक है। तो इवेपोरेशन जो होता है उसके बारे में सही स्टेटमेंट क्या है, ये आपको पूछे तो आप बताते हो कि इवेपोरेशन की क्रिया तरल की सतह से होती है, ठीक है। तो बताओगे इट हैपन्स सरफेस बाय सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है, या ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड। तो ये सरफेस पर होता है लिक्विड की, सरफेस ऑफ लिक्विड। तो ये दोनों पॉइंट आपको इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में याद रखने हैं, याद रखने हैं बेटा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको पेपर में आते हैं, है ना, ये आते हैं, समझ में आ गई ना दोनों फिनोमिना। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एक निश्चित होता है कि भाई इतने टेम्परेचर पर जाकर हर लिक्विड उबलेगा। जैसे पानी का निश्चित है 100, अल्कोहल का है 78 मैंने बताया।
तो बॉइलिंग पॉइंट कब होगा? जब वो एग्जैक्टली उस पॉइंट पर पहुंच जाएगी कोई लिक्विड, तो तब वो उबलना शुरू होगा, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन इवेपोरेशन की क्रिया बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही हो जाती है। बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही जब वो लिक्विड गर्म होकर उसकी सरफेस से जो भाप निकल रही है, उसको कहते हैं इवेपोरेशन। तो कभी भी आपको पूछे, होगा दोनों में ये सेम चेंज कि यहाँ पर भी जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। लेकिन इसको याद रखने के लिए आपको ये कुछ फिनोमिना, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं, क्योंकि ये पॉइंट ही उबाल बिंदु और वेपोरेशन को अलग अलग करते हैं। तो ये याद रखना, ये पॉइंट पूछे जाएंगे कि जो वाष्पीकरण होता है वो उबाल बिंदु के नीचे होती है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है वाष्पीकरण, और यह तरल की सतह द्वारा होता है। जबकि यहाँ पर जब कोई पदार्थ, कोई लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा, तब यहाँ पर वाष्प जो बनती है या लिक्विड जो उबलने लगता है, उसके पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ जाती है, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका उबाल बिंदु। यहाँ पर पार्टिकल ज़्यादा गर्म हो जाएंगे और आपको पार्टिकल ऊपर नीचे जाएंगे, ऊपर नीचे गर्म हो जाएंगे, उनमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, करंट बढ़ जाएगा, तो मतलब पार्टिकल ऊपर नीचे, उसी से पानी उबलता हुआ दिखेगा। यहाँ पर पार्टिकल अभी शांत है, सिर्फ ये जो सरफेस है यहाँ पर आप लोगों के पार्टिकल की गति हो रही है, और वो पार्टिकल क्या कर रहे हैं? वेपर बना रहे हैं, वाष्प बना रहे हैं। समझ में आ गई बातें, है ना? तो यहाँ पर वाष्पीकरण के बारे में ये जो मैंने 2 पॉइंट बताए हैं, इनको आप लोग लिख ले, इनको आप लोग यहीं पर क्या कर ले? ऐड कर ले। अब इसके एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं वाष्पीकरण के, तो मैं वाष्पीकरण के उदाहरण भी बता रही हूँ आपको, है ना? वाष्पीकरण के द्वारा हमारे वातावरण में बहुत घटनाएं होती हैं, वो घटनाएं आपको पूछी जाती हैं। तो वाष्पीकरण के उदाहरण के बारे में बात करते हैं, एग्जाम्पल। तो वाष्पीकरण के जो उदाहरण है, सबसे पहले तो जब आपको पसीना आता है आपकी बॉडी पर, पसीना आने पर आपका शरीर ठंडा हो जाता है, ये होता है वाष्पीकरण। तो पसीना आने पर शरीर का ठंडा हो जाना, ये होता है वाष्पीकरण। पूछा जा सकता है पेपर में कि जो हमारी बॉडी पर पसीना आता है, पसीना आना ये किस प्रकार का आप लोगों का पूछेगा फिनोमिना है, किस प्रकार की घटना है, किसका उदाहरण है? तो ये वाष्पीकरण का उदाहरण है। स्वेटिंग जब हम करते हैं, पसीना आने पर, मैं पूरा लिख देती हूँ, शरीर ठंडा हो जाना, शरीर ठंडा हो जाना, ये वाष्पीकरण की घटना के कारण ही होता है, ठीक है? तो बताओगे कूलिंग डाउन, बॉडी कूलिंग डाउन, बॉडी कूलिंग डाउन, ठीक है, कूलिंग डाउन ऑन स्वेटिंग। तो जब आपको पसीना आता है, आप स्वेटिंग करते हो, तो आपका शरीर ठंडा हो जाता है। बुखार में भी कई बार ऐसा होता है कि बुखार चढ़ रहा है, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, आपने दवाई ले ली, फिर पसीना आता है आपको, तो मतलब आपका बुखार खत्म हो गया, आपकी बॉडी ठंडी हो गई है, ठीक है? चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, घड़े का पानी पूछा जाता है बेटा, है ना? घड़े के पानी का ठंडा होना, घड़े के पानी का ठंडा होना, ये आपको पूछा जाता है, ठीक है? घड़े के पानी का ठंडा होना, ठंडा होना, ये भी क्या होता है? घड़े के पानी का ठंडा हो जाना प्यारे दोस्त। ठीक, आप लोग बताते हो कूलिंग पोट वाटर, कूलिंग पोट वाटर। तो जब आप लोग देखते हो ना घड़े का पानी जब ठंडा हो जाता है, आप देखते हो गाँव में पानी को, पहले फ्रीज तो होते नहीं थे, पहले क्या करते थे? पानी को ठंडा रखने के लिए घड़े में रखते थे। तो घड़े के जो पानी है, घड़े का जो पानी है, वो ठंडा हो जाना भी किसका एग्जाम्पल होता है? इवेपोरेशन का। यानी इवेपोरेशन हमारे अंदर ये होता तो गर्म करने पर है, लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है वो ठंडा करने के लिए किया जाता है। तो इवेपोरेशन पानी को हीट करने पर हो रहा है, बट इसके पार्टिकल जो होते हैं वो हमें ठंडा किया, कूल डाउन करने का काम करते हैं। तो इसीलिए एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। कई बार आप लोग देखते हो कि जब हम लोग क्या करते हैं प्यारे दोस्त, जब कई बार हम लोग ग्लास में ठंडा पानी लेते हैं, तो ग्लास के आसपास बूंद, पानी की बूंद जम जाती है। फ्रिज का पानी निकालना, है ना? तो फ्रिज का पानी जब निकालोगे और ग्लास में लोगे, तो ग्लास के आसपास जो ओस जम जाती है, इसी का होता है इवेपोरेशन का एग्जाम्पल, ठीक है ना? क्लियर? तो ये पॉइंट्स आपको पेपर में पूछे जाएंगे, है ना? आज भी रखते हैं, है ना? आज भी रखते हैं। सचिन, क्या कौन सी चीज़ है जो गलत लिख गई, ये बता दो, ठीक है? जल्दी बताओ। घड़े के पानी का ठंडा होना सही है, कूलिंग पोट वाटर, ठीक है? जो घड़े का पानी है उसका ठंडा होना,
कौन सी चीज़ है बेटा जो आपको गलत लग रही है, एक बार बता दो, फिर उसको रीचेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है? बताओ जल्दी से। ठीक, आगे बढ़े, है ना? चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। हाँ हाँ, ये ठंडा करती है पानी। जो इवेपोरेशन है, इसके अगर इफेक्ट देखें तो ये हमारी बॉडी पर या मैटर के ऊपर, पदार्थ के ऊपर कूलिंग इफेक्ट डालता है इवेपोरेशन। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना, कूलिंग इफेक्ट डालता है इवेपोरेशन, ठीक है? चलो आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों के जो चेंजेस हो सकते हैं, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकते हैं, वो मैंने आपको सब करा दिए हैं। इनमें से कुछ भी पूछा जाए तो आप बता सकते हो अच्छे से। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, ये सारे फिनोमिना आप लोग अब कर चुके हो, ठीक है? देखो, मेल्टिंग पॉइंट कर चुके हो, फ्रीजिंग पॉइंट कर चुके हो, डेपोजिशन कर चुके हो, सब्लिमेशन कर चुके हो, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, ये सब आप लोग कर चुके हैं, सारी की सारी घटनाएं, ठीक है? क्लियर? ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन बेटा, केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी करेंगे। अब आ जाओ पदार्थ की रासायनिक अवस्था की तरफ बढ़ते हैं। तो मुझे अभी कोई पॉइंट ऐसा दिखा नहीं जो बच्चे का एक डाउट आ रहा था। चलो आओ अब बात करते हैं। पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया और पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन भी कर लिया। अब बात करते हैं पदार्थ की रासायनिक अवस्थाएं। तो भाई जो रासायनिक अवस्थाएं हैं, मैंने आपको बताया था कि पदार्थ की जो रासायनिक अवस्थाएं हैं वो कितनी होती हैं, वो दो होती हैं। केमिकल स्टेट्स, ठीक है? अब हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर की जब बात कर रहे हैं तो ये केमिकली कितनी होती हैं, दो होती हैं, ठीक है? मैंने आपको बताया था कौन कौन सी होती हैं, बताओ जल्दी। तो हमने बात करी थी शुद्ध अवस्था और हमने बात करी थी अशुद्ध अवस्था की। एक हो जाती है भाई शुद्ध अवस्था, ठीक है, शुद्ध अवस्था, और एक हो जाती है अशुद्ध अवस्था, प्योर स्टेट, प्योर स्टेट जिसको हम लोग कहते हैं। और एक हो जाती है आपकी अशुद्ध अवस्था, जिसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, अशुद्ध अवस्था कहेंगे, यानी कि इम्प्योर स्टेट कहेंगे, ठीक है? इम्प्योर स्टेट जिसको हम कहते हैं। तो ये जो स्टेट्स होती हैं आप लोगों की, इनसे आपको पेपर में क्वेश्चन बन जाते हैं कि कैसे शुद्ध अवस्था को हम लोग डिफाइन करें और कैसे अशुद्ध अवस्था को हम लोग डिफाइन करें। अब देखो, यहाँ पर जो शुद्ध अवस्था है, मैंने कहा था इसको हमने दो पार्ट्स में बांटा है। एक होते हैं तत्व, एलिमेंट, एक होते हैं तत्व यानी कि एलिमेंट्स, क्लियर? और एक हो जाते हैं आप लोगों के कंपाउंड यानी कि यौगिक। एक हो जाते हैं भाई यौगिक यानी कि कंपाउंड। तो हम लोग पहले जो बात करने वाले हैं वो आपकी शुद्ध अवस्था की ही करने वाले हैं। अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इम्प्योर अवस्था की, है ना, तो यहाँ पर आप लोगों का आ जाता है मिश्रण यानी मिक्सचर, जिनको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। लेकिन अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं थोड़ा सा एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में। तो आ जाओ भाई, अब हम लोग बात करते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं और जो कंपाउंड होते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं पदार्थ की शुद्ध अवस्था की। तो शुद्ध अवस्था जो होती है ये ऐसी अवस्था है जिसमें हम लोग पदार्थ के अंदर तत्व और यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं। मैम तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं? भाई शुद्ध से तो मतलब समझ रहे हो ना, प्योर स्टेट, मतलब यहाँ पर ये पदार्थ की शुद्धतम अवस्था है। लेकिन जब हम अशुद्ध अवस्था की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपस में बहुत सारे यौगिक आपस में मिलकर इस अवस्था को बना रहे होते हैं, कंपाउंड्स बहुत सारे आपस में मिलकर इस स्टेट को बना रहे होते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं तत्व और यौगिक की, जो कि आपको यहाँ से पूछा जाएगा। तो जब हम लोग तत्वों की बात करते हैं, तत्व जिसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये पदार्थ की ऐसी अवस्था है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। तो बताएंगे पदार्थ की ऐसी अवस्था, पदार्थ की ऐसी अवस्था तो एक ही प्रकार के, तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनी। परमाणु पदार्थ को बनाने वाले छोटे छोटे पार्टिकल हैं, परमाणु से मिलकर बनी होती। तो पूछा जा सकता है, ठीक है, कि पदार्थ की वो अवस्था तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनी होती है, उसको क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम लोग तत्व। क्लियर? तो पहला पॉइंट हमने लिख दिया,
बताएंगे स्टेट ऑफ मैटर, या आप लोग लिख सकते हो फेज ऑफ मैटर, फेज ऑफ मैटर that is made up of, that is made up of one type of atom, one type of atom, टाइप ऑफ एटम। तो भाई जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बनी हो वो होती है पदार्थ की ऐसी अवस्था, या तत्व उनको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ एक ही प्रकार के आपको क्या दिखते हैं, एटम दिखते हैं, वो होते हैं आप लोगों के एलिमेंट यानी कि तत्व। तो आप लोग बताते हो कि जो तत्व होते हैं इनको तोड़ा नहीं जा सकता दोस्त, इनको तोड़ा नहीं जा सकता। तो तत्व जो है इनको तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि पदार्थ की वो कौन सी अवस्था है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो जो तत्व होते हैं इनको तोड़ा नहीं जा सकता दोस्तों। ठीक है, क्लियर। तो आप लोग बताते हो दे डिवाइडेड, दे डू नॉट डिवाइडेड, इनको हम लोग तोड़ नहीं सकते, इनको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं मैम, वो कैसे एक ही प्रकार के एलिमेंट से, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा, जैसे मैंने लिखा सोना, ठीक है, मैंने लिखा सोना, यानी जिसको कहते हैं हम लोग गोल्ड। ठीक है, गोल्ड, गोल्ड का सिंबल होता है AU। तो अब ये जो सोना है ना, ये आपका तत्व है। ठीक है, अभी और लिखते हैं हम लोग, जैसे मैंने लिखा चांदी, ठीक है, चांदी मैंने लिखा, सिल्वर जिसको हम कहते हैं, तो जो सिल्वर है इसका सिंबल होता है, आप बताते हो AG। तो जो चांदी है ना, ये भी क्या है, एक तत्व है। अगर मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया कॉपर, अगर मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया कॉपर, ठीक है, तो जो कॉपर होगा वो भी क्या होता है प्यारे दोस्त, तो कॉपर भी यहाँ पर आप बताओगे एक तत्व है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी एक तत्व की कैटेगरी में आता है दोस्त। ठीक है, ऑक्सीजन, अगर मैंने यहाँ लिख दिया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आप लोग ऐसे लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन भी क्या हो गया आपका, किसकी कैटेगरी में आएगा, तत्व की कैटेगरी में, है ना, है ना, क्लियर। ठीक है, कुशाग्र बेटा बताओ तो एक बार, तभी तो उसको हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, एक ही प्रकार ने लिखा, अच्छा, पदार्थ की ऐसी अवस्था जो एक, अच्छा यहाँ पे लिख लेना, जो एक ही, है ना, एक ही, यहाँ तो लिख दिया है ना, वन टाइप ऑफ एटम, तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनी होती है, वो होती है एलिमेंट। अब देखो, जब आपको मैं बताऊं ना कि एलिमेंट कौन कौन होते हैं, तो आप इसको तब अच्छे से समझ पाओगे जब मैं आपको कंपाउंड के बारे में भी बताऊं। पहले आप इसको देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ देखो, तो जब हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं, तो जो एलिमेंट्स होते हैं आपके, तत्व होते हैं, है ना, ऑल एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, या आप ऐसे समझ के चलिए कि जो एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर एक या समान परमाणु होते हैं। एक बात समझाना मुझे, एक बात बताना, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ तब समझोगे आप। मैंने आपको कहा कि ये क्या है, ये बताओ ये क्या है, ठीक है ना, आप बताओ मैडम ये क्या है। ठीक है, मैंने आपको दे दिया ये क्या है, तो बताओ फटाफट से सारे दोस्त। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर परमाणु तो आप लोगों के, मैंने कहा एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं, इसका मतलब समझे, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ पर जब आप इसको तोड़ोगे यहाँ पर, तो ये कैसे टूटेगा, ऐसे और ऐसे टूटेगा। तो यहाँ पर आपको अलग अलग परमाणु दिख रहे हैं क्या, एक एटम ये है, एक एटम ये है, तो दो समान प्रकार के परमाणु हैं, है ना, यानी एक ही प्रकार के परमाणु है, एक ही बोल दो, एक ही प्रकार के परमाणु बोल दीजिए, या फिर ऐसे बोल दीजिए कि समान प्रकार के परमाणु है, समान परमाणु है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जब इस ऑक्सीजन की बात करते हो तो ये ऑक्सीजन क्या हो जाता है, एक तत्व हो जाता है, एक एलिमेंट हो जाता है। वैसे यहाँ हाइड्रोजन को देख रहे हो, अगर इसको तोड़ोगे या इसको आप खोलोगे तो इस तरीके से ये टूटेगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो मतलब समान प्रकार के परमाणु हैं। तो ये क्या हो गया, एक आपने कहा यहाँ पर ये तत्व हो गया। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन नजर आ रही है और यहाँ पर आपको ऑक्सीजन नजर आ रही है। तो यहाँ तो समान, यहाँ तो अलग अलग परमाणु हो गए, यहाँ तो अलग अलग परमाणु हो गए दोस्त, यहाँ पर तो आपको अलग अलग परमाणु नजर आ रहे हैं, डिफरेंट एटम यहाँ पर नजर आ रहे हैं।
डिफरेंट एटम यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, तो दैट्स मीन ये तो तत्व नहीं हुआ, ये तो एक यौगिक बन गया, ये तो एक कंपाउंड बन गया, यौगिक बन गया। तो कंपाउंड के बारे में मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी, और कल की क्लास में और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि तत्वों की ओर कैसे पहचान की जा सकती है, तत्वों की ओर कैसे पहचान की जा सकती है, कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा एलिमेंट्स, कंपाउंड, ठीक है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ना, वो यही बनता है कि आपको पहचानने के लिए दे देगा निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण है, निम्नलिखित में से कौन होमोलोगस मिश्रण है, होमो हेट्रोज मिश्रण है, मतलब विषम समांगी, और ये सब आपको पूछ लेता है, विषम कौन से होते हैं, समांगी कौन से होते हैं, ये सब। तो यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन आपको बने, तो कल की क्लास में इनको हम लोग, ठीक है, क्लियर। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास लेने के लिए, मिलेंगे कल, धन्यवाद। इन कॉन्सेप्ट्स को एक बार फिर से देखिएगा, है ना, अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और अच्छे से फिर आप इनको क्वेश्चंस में बना पाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।